नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत फिजिक्स वाला टीचिंग वाला से बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आज हम समर्थ बैच में सीटेट के लिए, इसके अलावा अगर आप टेट की तैयारी करते हैं, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी केबीएस पीआरटी की तैयारी करते हैं, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यह टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम में हमेशा 10 से 20 क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक से पूछा जाता है। कहते हैं साथियों, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक उसी तर्ज पे हम पूरे इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और लगातार बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं। आज चूंकि साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की क्लास है जिसमें पूरा चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आप सभी लोग इसका नोट्स भी जरूर बनाइएगा साथियों। यहाँ पे मैं आगे बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो ये पार्ट है, मेरी किसी भी क्लास का आपको नोट्स रेगुलर बनाना है, हमेशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सुनना है, वीडियो को दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए। मैं स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में बोलता हूं कि मेरी क्लास एनसीईआरटी की क्लास होती है। जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी नई नई चीजें आपको इसमें मिलती जाएंगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप लोगों तक जो कंटेंट यहां पे जा रहा है, मैं बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, वो मैं आप तक ले जा रहा हूं साथियों। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं आज के इस टॉपिक को। और यहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आप सभी लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसको आप लोग यहां पे देख सकते हैं। आज के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स जो है यहां पे देख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का अर्थ, पूरा इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, पूरे डिटेल में इसको हम समझेंगे साथियों। इसके अलावा आप लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, दोनों में अंतर मुझे नहीं पता है। आज आप लोग यहां पे डिटेल में अंतर भी समझेंगे, क्या अंतर है दोनों में। अंतर के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये एक ही जैसा सब होता है। ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों के बारे में अलग अलग इसके मीनिंग्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन और जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। शुरू के वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों को फिजिक्स वाले का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे पूरी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। उस ऐप पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको जो है मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप सब लोग जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, जॉन डेवी यहाँ पे इनका क्या योगदान है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। जीन जैक्स रूसो, कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े फिलोसफर, प्रकृतिवादी फिलोसफर, जो नेचुरलिस्ट फिलोसफर के तौर पे जाने जाते हैं, बैक टू स्कूल के लिए जाने जाते हैं। स्कूलों की दीवारों को तोड़ दो, किताबें फेंक दो और बच्चे को प्रकृति के गोद में भेज दो। जीन जैक्स रूसो यहां पे आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। हो सकता है कि रूसो का नाम ना लिया जाए, लेकिन रूसो से हमेशा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे रूसो से सवाल पूछे जाएंगे, जॉन डेवी से सवाल पूछे जाएंगे, मारिया मॉन्टेसरी से सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आज हम इनको समझेंगे, इनका क्या कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग के लिए। इसके साथ साथ मिस हेलन पार्कहर्स्ट, इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये तो मेन कॉन्सेप्ट्स हो गए जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से हमेशा सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की क्या विशेषता होती है, एक बच्चे का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, एनसीएफ क्या कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहां पे 2005, उसका क्या कहना। आप सभी लोग जानते हैं नेशनल करिकुलम 2005 के साथ साथ हमारा जो एनसीएफ है 2022 भी आ चुका, फाउंडेशनल स्टेज वाला भी आ गया है। इसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी जो है हमारी 2020 वाली यहाँ पे आ गई है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, और आप सभी लोगों से यहाँ से भी सवाल मिला जुला के पूछे जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इंटीग्रेट करके आज की क्लास में बताएंगे ताकि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सवाल पूछे जाएं, एनसीएफ 2005 से सवाल पूछे जाएं, एनसीएफ 2022 से सवाल पूछे जाएं, या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सवाल पूछे जाएं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सभी लोग सॉल्व करने वाले साथियों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप सभी लोगों को आगे बढ़ने के पहले कल मैंने जो है आप लोगों को यहां पे बताया था कि मैं सेशन की शुरुआत यहां पे कुछ कविता के साथ, कुछ जो है इंटरेस्टिंग चीजों के साथ करेंगे जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी होगी, क्योंकि प्रेरणा सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं, प्रेरणा हम टीचर्स को भी चाहिए होती है। तो जब हम आ करके आपके सामने कोई प्रेरणादायी बातें करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी बहुत ताकत मिलती है। इसलिए मत सोचिएगा कि प्रेरणा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, प्रेरणा मैं अपने आप के लिए भी ले रहा हूं, और जब मैं प्रेरित हूं तो आप लोग प्रेरित हैं, आप लोग तो ऑटोमेटिकली प्रेरित है। तो यहां पे हमें भी खुराक की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें बीच बीच में ऐसे कुछ वाक्य, ऐसे कुछ मोटिवेशनल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो हमारे मस्तिष्क को भी बदल सके। और कहा जाता है कि अगर एक टीचर मोटिवेटेड है, एक टीचर के मस्तिष्क में परिवर्तन है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में पड़ता है और विद्यार्थियों के भी मनोमस्तिष्क पे पड़ता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग यहाँ पे फिजिक्स वाला का ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग वाला में जाएंगे, ऑप्शन वहां पे टेट टीचिंग वाला मिलेगा, इसके अंदर आप सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन को प्ले लिस्ट में डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पे मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी साथियों। चलिए अब मैं एक कविता आपको 2 लाइन की सुना दूं, इसके बाद मैं आज के इस टॉपिक को शुरू करूंगा साथियों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, 100 बार चढ़ती है, मतलब ऊपर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी उसके रगों का हौसला नहीं हारता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए साथियों प्रारंभ करते हैं। जॉन डेवी के जो है यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मुहिम के साथ जो है यहाँ पे हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। अब सबसे पहले प्रोग्रेसिव का मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं जो है आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो इसको प्रगतिशील के नाम से हम जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आपसे यहां से शुरू करना चाहूंगा, प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव शिक्षा क्या करे। साथियों प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रगति करना होता है, ऊपर जाना होता है, अपवर्ड मतलब आगे ही बढ़ते रहो। कौन आगे बढ़ेगा? किसको आगे बढ़ने की बात हो रही है? विद्यार्थी की बात हो रही। विद्यार्थी क्या आगे बढ़ेगा? क्या वो पैरों से चल के आगे बढ़ेगा? क्या वो हिमालय पर्वत पे चढ़ेगा? क्या किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेगा? नहीं। प्रोग्रेस का मतलब होता है हमारे या विद्यार्थी के अंदर लर्निंग का प्रोग्रेस होना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, हमारे अधिगम के प्रोग्रेस की बात करते हैं यहां पे। यह जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मुख्य कॉन्सेप्ट माना जाता है। साथियों अधिगम का प्रोग्रेस क्या होता है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। अधिगम का प्रोग्रेस जैसे मान लीजिए कि आज से 5000 साल पहले हम जंगलों में रहते थे। अर्ली पेस्टोरल एज कहते हैं इसको, स्टोन एज कहते हैं। जंगल में पत्थर के साथ टकरा करके पत्थर से आग निकालते थे, पत्थर ही सब कुछ था, शिकार करते थे, उसी से जीवन यापन करते थे। अब आज से 5000 साल पहले आप ये बताइए कि हमारी लर्निंग कैसी रही होगी, हमारा एजुकेशन कैसा रहा होगा। आज से 500 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारी लर्निंग कैसी रही होगी? मध्यकालीन भारत, मेडिवल भारत, हमारी लर्निंग निश्चित रूप से इस 5000 साल पहले से ज्यादा प्रोग्रेस कर गई होगी, ज्यादा आगे आ गई होगी। भाई 5000 साल पहले हम जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों पे रहते थे, पत्तियों पे लिखते थे, दीवारों पे कहीं लिख दिया,
कहीं चलते चलते जमीन पे लिख दिया। लेकिन अब 500 साल पहले की बात करें तो अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं कपड़े पे लिखा जाने लगा। कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है थोड़ा एडवांस हो गया, थोड़ी छपाई भी शुरू होने लगी। इसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो गया, किताबें बनने लगी, लोगों तक मटेरियल पहुंचने लगा। मतलब अब एजुकेशन जो है थोड़ा एडवांस हो गया। आई होप कि आप सभी लोग ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हो। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि आज से 50 साल पहले कैसा एजुकेशन रहा होगा, तो यहां पे आप देखेंगे 50 साल पहले जो है थोड़ा और अच्छा हो गया होगा। 500 साल वाले से तो ज्यादा ही अच्छा हो गया होगा। कहीं ना कहीं अब टीवी आ गया, इसके रेडियो आ गया, टीवी तो थोड़ी बाद में आई भारत में, रेडियो आ गया, या कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया है, किताबें हैं, अब ये बढ़ गई, स्कूल्स आ गए, चीजें बढ़ गई। और अगर आप बात करें 5 वर्ष पहले हमारी शिक्षा कैसी रही होगी, आज 2022 है, मान लीजिए आप बात करें 2016 की, 2015 की, तो कहीं ना कहीं जो आज ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, 5 साल पहले इतना तगड़ा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे। और आज हम 2022 में बैठे हुए, 2022 में अगर आप देखेंगे तो पहले से हमारी शिक्षा ज्यादा प्रोग्रेस कर गई, पहले से हम ज्यादा प्रगतिशील तरीके से पढ़ रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे अब तो लोग घरों में ही बैठे बैठे मोबाइल पे पढ़ करके बड़े बड़े कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, आईएएस बन रहे, पीसीएस बन रहे, टीचर बन रहे, बहुत बड़े बड़े जॉब ले रहे हैं, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पे प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ, क्या प्रगति किया, शिक्षा में प्रगति आई। शिक्षा के प्रगति का अर्थ होता है हमारे अधिगम में वृद्धि होना, हमारे अधिगम का विकास ज्यादा हुआ। अब हम ज्यादा अधिगम करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। आई होप कि आपको प्रोग्रेसिव का मतलब समझ में आ गया होगा, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहां पे करके सीखने पर जोर दिया जाता है। चलिए अब इसके अंदर जो है एक और सिंपल सी बात लेते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब, अगर आप लर्निंग में वृद्धि की बात करते हैं तो यहां पे बच्चे को खुली छूट देनी पड़ेगी, बच्चे को फ्रीडम देना पड़ेगा। बच्चा जितना ज्यादा फ्री रहेगा, खुली छूट में रहेगा, उतना ज्यादा बेहतर वो सीखेगा, करके सीखेगा। और आगे हम समझेंगे भी जॉन डेवी के कॉन्सेप्ट में किस तरह से यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग का हिस्सा माना जाता है। चलिए यहां पे देखेंगे छात्र अपने हाथों से करके सीखते हैं और विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं में सीखने के अनुभव के माध्यम से सीखना होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव के माध्यम से सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आई होप कि आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ बच्चा जो है खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है प्रक्रिया में भागीदारी करता है, समस्या का समाधान करता है। टीचर जो है क्लासरूम के अंदर ऐसी परिस्थितियां देता है कि जिससे बच्चा जो है क्या करेगा, वह समस्या को खुद से सॉल्व करेगा। अध्यापक जो है ऐसा माहौल बनाएगा, बच्चे को अलग अलग समस्याएं देगा और बच्चा जो है उसको सॉल्व करेगा। जैसे इसका बहुत बड़ा उदाहरण और सिंपल उदाहरण प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, स्कूल के अंदर बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे जो है खुद भी समस्याओं का समाधान करते हैं और बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। इससे बच्चों के लर्निंग में वृद्धि होती है, इससे बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग में भी वृद्धि होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जटिल सोच होती है। यहां पे अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है यह बच्चे के लिए जटिल सोच का विकास करता है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बच्चा यहाँ पे एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है या वर्गीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। हम थिंकिंग के चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहां समझना है कि क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर भी बच्चा स्वतंत्र तरीके से सीख रहा है। यहां पे आप देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। समस्या समाधान की दिशा में वे स्वयं अलग अलग तरीकों से सोचते हैं और समाधान ढूंढते हैं, जिससे उनकी समस्याएं होती हैं और वो सीखते हैं। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में क्लासरूम के अंदर टीचर ही सब कुछ होता था और टीचर जो है बच्चे की समस्या का समाधान कर देता था। टीचर ही मुख्य होता था। टीचर ने जो कह दिया वो कह दिया, भाई टीचर ने कह दिया ब्रह्मा की लकीर है तो ब्रह्मा की लकीर होती थी। लेकिन आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, एनसीएफ आया, हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज आई, प्लानिंग्स आई, उन्होंने बोला भाई टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की क्या विशेषताएं हैं
तो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट में चाइल्ड सेंट्रिक विशेषता के बारे में ही बताया कि बाल केंद्रित विशेषताएं क्या होती हैं। यहां पे आप लोग देखेंगे साथियों, अगले पॉइंट पे आते हैं, सामूहिक कार्य और सामाजिक दक्षता पर जोर। यहां पे आप सभी लोगों ने एल.एस. वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाऊंगा यहां पे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस जो है चैनल पे जो है वाइगोस्की का सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है यह कोलैबोरेटिव लर्निंग में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। वाइगोस्की कहते हैं बच्चा जो है कोलैबोरेट करके सीखता है, समूह में सीखता है, ग्रुप लर्निंग करता है या सोशल लर्निंग करता है, जहां पे एक दूसरे का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चा सीखता है और बच्चे को मौका देना चाहिए जहां बच्चा इंटरेक्शन कर सके। जैसे क्लासरूम है, हर बार हम क्लासरूम का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आपके स्कूल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे उपयोग है, बच्चे के सीखने के लिए, बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं क्लासरूम का बार बार शब्द का प्रयोग करता हूं, बार बार स्कूल शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं और पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण तंत्र। पूरे करिकुलम की व्यवस्था में आप देखेंगे किस तरह से बच्चे को हम सिखाएं, किस तरह से बच्चे को समझने में मदद करें, जहां बच्चा स्वतंत्र होकर के सीखे। तो यहां पे देखेंगे सामूहिक कार्य और सामाजिक दक्षता उसके अंदर विकसित हो। यहां पे अगर आप जॉन डेवी की बात करेंगे, मैं अभी जॉन डेवी के बारे में भी बताऊंगा, तो ये भी जो है सोसाइटी या सोशल लर्निंग की बात को महत्व देते हैं, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पे बच्चे जो है अलग अलग समूह के होते हैं, विभिन्न सामाजिक कौशल से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामाजिक कौशल में सबसे पहला कौशल जो आता है इंटरेक्शन आता है, ग्रुप लर्निंग होती है, आपसी मेल जोल होता है, डिस्कशन के द्वारा सीखना होता है। ये सभी चीजें सामाजिक लर्निंग का हिस्सा मानी जाती है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे देखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो है अब हम जॉन डेवी से शुरुआत करने जा रहे हैं और आप सभी लोग जॉन डेवी को जानते होंगे। यहां पे मैं थोड़ा लिख भी देता हूं, ये जॉन डेवी महोदय है। और जॉन डेवी जो है ये क्या है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े एजुकेशनल फिलोसोफर के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने जो है जो फिलॉसफी दी यहाँ पे एजुकेशनल फिलोसोफर में जो इन्होंने एजुकेशन के अंदर फिलॉसफी दी, वो फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। यहाँ पे साथियों क्या इन्होंने फिलॉसफी दी, उसका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्या संबंध है, इसका जो है आप देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से क्या संबंध है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स बनाते रहिएगा साथियों, पेन पेपर साथ रखिएगा। कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूं इसके लिए आपको बहुत सारी दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़नी पड़ेगी, जॉन डेवी को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब जॉन डेवी से कहां से सवाल पूछ देगा एग्जाम में, हमें और आपको नहीं पता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते तो कहीं से भी सवाल अगर पूछता है बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। साथियों जॉन डेवी ने यहाँ पे जो है अमेरिका के अंदर प्रगतिशील अभियान की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे 19वीं शताब्दी का शुरुआत होने वाला था और प्रगतिशील शिक्षा के अभियान की शुरुआत करते हैं। अब ये अभियान क्या है, प्रगतिशील अभियान क्या है अमेरिका के अंदर? ये अभियान ऐसा अभियान है कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में, आप चाहे यूरोप की बात कर लीजिए, आप चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, आप दुनिया के अलग अलग देशों में उस समय पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी अगर आप देखेंगे तो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, टीचर सेंट्रिक हुआ करती थी, मतलब अध्यापकों के अनुसार जो है शिक्षा चलती थी और वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहा जाता था। लेकिन ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर नहीं थी, बच्चों के सीखने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी साथियों। तो यहां पे क्या हुआ कि इसको बदले जाने की बहुत बड़े लेवल पे जरूरत महसूस हो रही थी। जॉन डेवी ने इस चीज को महसूस किया कि अगर शिक्षा को टीचर सेंट्रिक ना करके अगर हम चाइल्ड सेंट्रिक करते, अगर हम बच्चे के एक्सपीरियंस पे आधारित करते, बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अगर सीखे, बच्चा अपने अनुभवों के आधार पे अगर सीखता है तो यहां पे बच्चे को ज्यादा फायदा होगा। यहां से शुरू होता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आइए जॉन डेवी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग या आप देखेंगे कि
प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर इनके मेन थीम या मेन कॉन्सेप्ट्स क्या निकल करके आए थे। इन्होंने जो है आप देखा कि सामाजिक जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र की बात इन्होंने बताया। यहां पे शिक्षा में जो है डेमोक्रेसी की बात बताते हैं। अच्छा, कई बार जो है सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। सचो, लोकतंत्र का मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो पार्लियामेंट में बैठ करके हमारे देश में नेता वगैरह जो बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो लोकतंत्र है। पार्लियामेंट जो है एक सिंबल है कि हमारे देश में लोग अगर कोई सांस ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो वो लोकतंत्र हो, वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने कार्य को कर सके। अब यहाँ पे एजुकेशन के अंदर लोकतंत्र क्या है, एजुकेशन के अंदर जो डेमोक्रेसी होती है या स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी होती है, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्कूल में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, एजुकेशन के अंदर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जॉन डेवी कहते हैं एजुकेशन के अंदर लोकतंत्र का मतलब जहां पे बच्चे को बराबर मौका मिल रहा है, यहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, समानता का दर्जा मिल रहा है, समान तरीके से उसको जो है सीखने का मौका मिल रहा है, यह शिक्षा के अंदर लोकतांत्रिक अप्रोच कहा जाता है। बच्चे की क्षमता के हिसाब से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम उसके ऊपर कुछ थोप रहे हैं, यह लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। आई होप कि लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। यहां पे जो है बच्चे जो है किसी भी कार्य को जो कर रहे हैं उसमें वो सक्षम हो, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी के अनुसार उसको हम सिखाएं। यहां पे जो है पहले जमाने में क्या होता था, हमारे पेरेंट्स, माता पिता, अरे टीचर तो मारते थे हम लोगों को स्कूल में। स्कूल गए, पूरा इतना मोटा डंडा लेके जाना पड़ता था और सवाल लगाओ भाई, क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा है, मार रहा है टीचर, और दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। वहां हमारा कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था, टीचर मारेगा और घर वाले पहुंच गए तो वो भी बोलेंगे कि इसको मारो। तो ये क्या होता था, ये लोकतांत्रिक तरीका सीखने में नहीं होता था, जिसको मैं आरटीई का, राइट टू एजुकेशन एक्ट का शुक्रगुजार हूं, अपने इस पूरे कानून का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस हद तक जो है शिक्षा को लाया कि अब शिक्षा के अंदर दंड नहीं दिया जाएगा, बच्चे को दंडित नहीं किया जाएगा। दंड के भय से बच्चा पहले सीखता था और इस भय में वो कुछ सीख नहीं पाता था। और आज देखेंगे बहुत सारे लोग एक बड़ी तादाद में एजुकेशन में जो है नौकरी की समस्या से, रोजगार की समस्या से, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं, यहां पे बहुत सारे लोगों को जो बचपन में डर के मारे वो सीखते नहीं थे, स्कूल छोड़ के भाग जाते थे, जिसको बोलते थे ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। अब क्या हुआ भाई, ड्रॉप आउट हो गया, भाग गया डर के मारे, अब दोबारा थोड़ी पढ़ेगा। अब वो बाद में बड़ा हुआ, कैरियर के मामले में जूझ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, और हजारों लाखों लोग इसी गलत जो पेडागोजी रही है या गलत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है, उसी के कारण बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे शिक्षा प्राप्त करने का जो है हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, ये दूसरा पॉइंट है। सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब कि शिक्षा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप सभी लोगों को एनसीएफ में बताया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर शिक्षा जो है यह जो है एक सोशल होती है। एनसीएफ में बहुत बार ये सीटेट में सवाल पूछा गया है कि एजुकेशन और लर्निंग का नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये हमेशा जो है अपने आप में सोशल होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शिक्षा अपने आप में सामाजिक होनी चाहिए, शिक्षा अपने आप में सोशल होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए। शिक्षा अपने आप में एक्टिव होनी चाहिए, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन शिक्षा अपने आप में सोशल होनी चाहिए, ये नहीं समझ में आता। अभी आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षा अपने आप में सोशल होनी चाहिए, इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज के अंदर रहते हैं और समाज में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, और हम जो समाज के अंदर कमियां हैं उसको बदलना चाहते हैं, समाज को और बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो शिक्षा का लेना देना किससे है, हमारे समाज से। मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाएंगे, किसका इलाज करेंगे, समाज में रहने वाले मनुष्यों का करेंगे। मान लीजिए आप इंजीनियर बन जाएंगे, किसके लिए काम करेंगे, समाज में रहने वाले लोगों के लिए काम करेंगे। आप टीचर बन जाएंगे, आप किसके लिए काम करेंगे, समाज में रहने वाले लोगों के लिए काम करेंगे ना। तो ये क्या है कि ये सामाजिक प्राणी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं समाज में के लिए काम नहीं करते, भाई मैं तो अपना पेट भरने के लिए काम करता हूं, मैं तो अपनी नौकरी करने के लिए काम करता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो अपना जेब भरने के लिए काम करता हूं, पैसा कमाने के लिए। ये सारी बातें अपनी जगह सही है,
आप अगर अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर आप कमाई कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप समाज में फिट बने रहने के लिए करें। इसलिए भैया आप लोग अपना पेट भरिए, अपनी नौकरी कीजिए, वो ऑटोमेटिक समाज की भी जरूरतों को वो पूरा करता रहेगा। आप अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम समाज की जरूरतों को वो पूरा करेंगे। अगर आपका ही पेट नहीं भरेगा, आप ही नहीं रहोगे धरती पे ठीक से, तो समाज की क्या जरूरतों को पूरा करोगे। तो मैं पूरे सच्चे मन से ये बात बोलता हूं कि आप अपने लिए भी काम कीजिए और समाज के लिए तो काम हो ही जाएगा। पहले अपने आप को बेहतर कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ अपना ही जेब भरते रहे, समाज के लोगों का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है? प्रायोगिक ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास बिहेवियरल या व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है कि करके जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, यहाँ पे लर्निंग बाय जब हम डूइंग करते हैं तो हमारे पास एक प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान आता है, और इस व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से हम ज्यादा सीखते हैं, हमारी लर्निंग ज्यादा प्रोग्रेस करती है, हमारी लर्निंग ज्यादा बेहतर की तरफ जाती है। आई होप कि आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में आएगा। यहां पे देखेंगे साथियों, विलियम जेम्स और जॉन डेवी का एक जिक्र आता है एजुकेशन और साइकोलॉजी की किताबों में। आप सभी लोग जानते होंगे विलियम जेम्स कौन है। विलियम जेम्स, यहां पे मैं इनको लिख देता हूं, विलियम जेम्स इनका पूरा नाम है। और विलियम जेम्स जो है, यह जो है एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने पहली बार मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उनके समर्थन करने में जॉन डेवी भी उस वक्त अमेरिका के अंदर थे और विलियम जेम्स को समर्थन किया। यह बात यही खत्म नहीं होती है। विलियम जेम्स और जॉन डेवी की जो जोड़ी है, जैसे फिल्मों में आप लोगों ने सुना होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अलग अलग बहुत सारे बड़े बड़े जो म्यूजिशियन है, डायरेक्टर है, जोड़े में काम कर। यहाँ पे जो विलियम जेम्स और जॉन डेवी की जो जोड़ी है वो क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे विलियम जेम्स और जॉन डेवी, इन दोनों लोगों ने अमेरिका के अंदर प्रैग्मेटिक फिलॉसफी या प्रैग्मेटिज्म के ऊपर काम किया। आप सभी लोग मुझे ये बता सकते हैं प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी क्या होती है? यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रयोजनवादी विचारधारा। प्रयोजनवाद क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। प्रयोजनवाद को इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है, यहाँ पे विलियम जेम्स का बहुत बड़े लेवल पे नाम आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी सबसे पहले 1892 में लिखी थी। प्रयोजनवाद का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी जो कार्य करेंगे, इस पूरे सीखने में, आई होप कि पेन जो है नहीं ठीक चल रही है, पेन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रयोजनवाद। फिर से जो है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख देता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। प्रयोजनवाद क्या होता है? प्रयोजनवाद का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज को जब सीखते हैं तो उसके कारकों के आधार पर सीखते हैं। जैसे कार्य और परिणाम होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने आग में हाथ डाल दिया, यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दिया मैंने, और इस मोमबत्ती में बच्चे ने हाथ डाल दिया। तो बच्चे ने जब हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया और उसने एक नई चीज सीखी कि हमें मोमबत्ती में हाथ नहीं डालना है। तो उसने क्या सीखा, इसके परिणाम से उसने एक नई चीज सीखी। आग में हाथ डालने का परिणाम क्या हुआ, हाथ जल जाएगा। तो यह प्रयोजनवादी है। प्रयोजनवाद में हम परिणाम के आधार पे अपने अनुभव को बनाते, अपने एक्सपीरियंसेस को बनाते हैं, और यहां से हमारी एक नई लर्निंग शुरू होती है। तो यहां पे जॉन डेवी और विलियम जेम्स का बहुत बड़े लेवल पे हाथ है। आई होप कि आपको प्रयोजनवाद भी समझ में आ गया होगा कि प्रयोजनवादी विचारधारा क्या होती है, जिसको यहां पे बाद में शिक्षा के अंदर हम यहां पे देखते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। व्यवहारवाद क्या होता है? व्यवहारवाद जो है, ये जो है इसी को हम कभी कभी प्रयोजनवाद बोलते हैं, कभी कभी व्यवहारवाद बोलते हैं, और इसको जो है प्रैग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये यहाँ पे जॉन डेवी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आ गया होगा कि विद्यालय के अंदर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डेवी के विचार क्या थे, और इससे सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा आप लोगों को पता है कि ये मेरी क्लास जो है थ्योरेटिकल क्लास है। आपको लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे। थ्योरी की क्लास तो आपकी रहेगी ही रहेगी मेरी, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना एजुकेशन साइकोलॉजी में, सीडीपी में बहुत ज्यादा जरूरी है।
यहां पे देखेंगे साथियों, इसको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम दिया, अनुभवात्मक अधिगम है। विलियम जेम्स और जॉन डेवी के महत्व के बारे में हमने बताया, और प्रैग्मेटिज्म के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से ये उपयोगी है बच्चे के सीखने के लिए, क्लासरूम टीचिंग के लिए, और यहाँ पे प्रयोजनवादी विचारधारा के लिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। जीन जैक्स रूसो इनका नाम है। थोड़ा रूसो के बारे में हम देखते हैं, ये रूसो कौन है। साथियों, आप सभी लोगों ने रूसो का नाम जरूर सुना होगा। रूसो जो है एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर और बहुत ही बड़े जो है ये एक प्रकृतिवादी फिलोसोफर या नेचुरलिस्ट फिलोसोफर के नाम से जाने जाते हैं। यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं इनका नाम। रूसो जो है यह प्रकृतिवादी दार्शनिक के तौर पे जाने जाते हैं या प्रकृतिवाद के तौर पे जाने जाते हैं। अब मुझे यह समझना है कि रूसो के इस प्रकृतिवादी दर्शन का बच्चे के सीखने से क्या संबंध है, रूसो के इस प्रकृतिवादी दर्शन का क्लासरूम से क्या उपयोग है, रूसो के इस प्रकृतिवादी दर्शन का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से क्या लेना देना है, यह कॉन्सेप्ट आपको समझना है। हो सकता है आपके एग्जाम में रूसो से डायरेक्ट रूसो का नाम ना पूछा जाए, लेकिन आपके एग्जाम में जो नेचुरलिस्टिक दर्शन है, प्रकृतिवादी दर्शन है, क्लासरूम टीचिंग में बच्चा स्वच्छंद होकर के सीखेगा, बच्चा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये किसके दर्शन से बात आती है, तो ये रूसो के दर्शन से बात आती है। रूसो कहते हैं बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र होकर के क्लासरूम में सीखेगा, बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, बच्चे के ऊपर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, और बच्चा जो है स्वतंत्र होकर के नेचर का अनुभव करेगा, प्रकृति का जो है वो अनुभव करेगा। रूसो कहते हैं कि बच्चे को मान लीजिए आपको ठंडक का अनुभव देना, जाड़े का अनुभव देना है, तो कहते हैं कि बच्चे को जाड़े की रात में बिना कपड़े का यहां पे भेज दीजिए, बाहर घर के बाहर भेज दीजिए, और उसको मालूम चल जाएगा कि ठंड क्या होती है, जाड़ा क्या होता है। तो रूसो का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। वो बच्चे को एक ऐसी डोर देते हैं कि बच्चा जो है फ्री होकर के कहीं पे भी जाए। यहां पे रूसो की आलोचना भी होती है कि रूसो जो है बच्चे के हाथ में एक इतनी लंबी रस्सी दे देते हैं, जिस रस्सी को लेकर के बच्चा जाएगा और अपना नुकसान भी कर लेगा। यह रूसो की आलोचना। इसके आलोचना के बावजूद भी रूसो का जो दर्शन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझने के लिए और चाइल्ड एजुकेशन को समझने के लिए। आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जीन जैक्स रूसो के बारे में और जानते हैं। इनका जन्म 28 जून 1712 में हुआ था, और 1778 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, 18वीं शताब्दी के। ये जेनेवा में, जेनेवा के दार्शनिक थे, स्विट्जरलैंड जानते होंगे। जेनेवा के दार्शनिक थे, लेखक थे, संगीतकार थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे ये। और फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक, समाजशास्त्रीय और शैक्षिक विचारों के समग्र विकास को यहां पे प्रभावित किया। रूसो का योगदान ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि बड़ी क्रांति, सामाजिक क्रांति, रूसो जो है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर के तौर पे भी जाने जाते हैं। लेकिन हमें जो है एजुकेशन के अंदर सीडीपी, बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में समझना है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में रूसो का क्या योगदान है। और रूसो की पुस्तक का जो है नाम कई बार पूछा गया है। बाल केंद्रित शिक्षा में रूसो की पुस्तक जो है उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, पिछली क्लासेज में भी हमने डिस्कस किया होगा। रूसो की पुस्तक का नाम यहां पे मैं साफ साफ शब्दों में लिख देता हूं, एमाइल। ये रूसो की किताब का नाम है। और एमाइल जो है रूसो की किताब में एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, एमाइल उसको कहते हैं। और एमाइल में रूसो लिखते हैं कि बालक की जो स्वतंत्रता होती है, जो फ्रीडम होती है, यह उसके लर्निंग को इंप्रूव करती है, वह उसके सीखने को बेहतर करती है। इसलिए बालक को जो है फ्री छोड़ दिया जाए। रूसो ने यहां तक बातें बता दी, यहां तक बताया कि भाई बच्चा जो है उसकी स्कूल की दीवारों को गिरा दो, मतलब बच्चे को स्कूल तो भेजो ही मत, स्कूल नहीं जाएगा बच्चा। बच्चे की किताबें जो है, बुक्स जो है, ये सारी बुक्स जो है फेंक दो, तो बुक्स की जरूरत नहीं है। उन्होंने नेगेटिव लर्निंग की बात बताई। आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, नेगेटिव लर्निंग क्या होती है, नेगेटिव या नकारात्मक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं
सर नकारात्मक शिक्षा बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं? हम या रूसो यही कहते हैं कि आप बच्चों को नकारात्मक शिक्षा दीजिए। नकारात्मक शिक्षा का मतलब होता है बच्चे पहले क्या करते हैं, वो बच्चे जो है पहले गलती करते हैं। पहले बच्चा गलती करता है, फिर धीरे 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 अपने गलतियों को ठीक करके सही की तरफ जाता है। यहां पे क्या हो गया, गलती से सही की तरफ जाने की प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना टीचिंग मैगजीन्स में, सरल से जटिल की तरफ जाना, वैसे रूसो कहते हैं गलती से सही की तरफ जाना ही जो है नेगेटिव एजुकेशन कहलाता है। बच्चे को टोको मत, आप बच्चे को रोको मत, अरे ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया, शीशे की गिलास तोड़ दे, अगर वो तोड़ रहा है तो तोड़ने दो। बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं, बच्चे वस्तुएं तोड़ देते हैं, कीमती सामान भी तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, परवाह मत कीजिए, थोड़ा तोड़ लेने दीजिए, माफ कीजिए। वो एक बहुत ही बड़ा इंसान बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है, वो अब दोबारा नहीं तोड़ेगा, दोबारा नहीं गलती करेगा, इसलिए उसको मौका दीजिए बार बार तोड़ने के लिए। उसको बोलिए कि सीखो बेटा। और जो बच्चे जितना ज्यादा गलतियां करते हैं, जितना शरारती होते हैं, जितना एक्टिव होते हैं, जितना हलचल वाले होते हैं, देखा होगा वो उतने ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, उतना ही ज्यादा सीखते हैं। मैं ये बात उन पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि जो बच्चों को दबाते हैं, डराते हैं, बार बार मारते हैं, अंकुश लगाते हैं, थोड़ा उनको फ्री कर दीजिए। अगर बच्चे को आप फ्री रखते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए आप लोग कहते हैं ना शुरू में तो अरे बचपन में तो बड़ा शरारती था, बड़ा अच्छा इंसान बन गया, अरे ये तो बड़ा 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 चंचल था, ये तो अब तो बड़ा अच्छा हो गया। इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं? वही कहना चाहते हैं बचपन में वो बहुत ज्यादा गलतियां करता था, अब वो बहुत ही परफेक्ट है। और एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चे गलती नहीं करते हैं वो सीख नहीं रहे हैं। बहुत ही खुले मंच पे बोल रहा हूं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर बच्चे गलती नहीं करते, बच्चे अगर एरर नहीं करते हैं, मिस्टेक नहीं करते हैं, वो सीख नहीं रहे। सीटेट में हर बार जो है यहां से सवाल पूछा जाता है, बच्चा गलती क्यों करता है, गलतियां करना क्यों जरूरी है? गलतियां या एरर जो होती हैं ये खिड़की के समान होती हैं और गलतियों को देख करके टीचर भी बच्चों को उनको बेहतर डायरेक्शन में सिखाने में मदद भी करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप कोई भी आपके अंदर हलचल नहीं हो रही है, अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे, अगर आपको किसी चीज का पश्चाताप नहीं हो रहा आपके मन के अंदर, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अपने आप को चेक कीजिए, आपको गलतियां करनी चाहिए, आपको पश्चाताप भी होना चाहिए कि आपने गलती की, अब आगे से नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा इफेक्ट है इस नेगेटिव लर्निंग का रूसो के, और बच्चे के ऊपर तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग टीचर बनने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, और बच्चों की गलतियों पे बार बार जो है अगर मारेंगे, उनका कान ऐंठेंगे पकड़ करके, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसके लिए जो है आपको नेगेटिव लर्निंग की तरफ ले जाना है बच्चे को। यहां पे देखेंगे बैक टू नेचर, बच्चे को प्रकृति की गोद में जाने दीजिए, बच्चे को प्राकृतिक तरीके से सीखने दीजिए, बच्चे को स्वतंत्र तरीके से सीखने दीजिए, उसको खुद अनुभव कीजिए। जैसा कि मैंने बताया जाड़े की रात में, जाड़े की रात में बच्चे को पूरा खुले बदन भेज दीजिए घर के बाहर, उसको ठंड का आभास हो जाएगा और प्रकृति के साथ वो सीखेगा कि क्या है ये, और वहां से उसको अनुभव और लर्निंग प्राप्त होगी। आगे आते हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट से यहां पे हमेशा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट वाले थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट से क्या सवाल पूछा गया है आप लोगों को मैं यहां पे बता दूं। मैं इस क्लास में जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं वो सारे सवाल ही बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन ही बता रहा हूं। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसे ही होता है, मैं आपको सारे फैक्ट्स, सारे पॉइंट्स ही बताता हूं जो आपके एग्जाम से जरूर रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन उसको मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे बनाता हूं। घबराइए मत, आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ प्रश्न भी हैं, जिससे आपकी एक एक्सरसाइज भी होगी यहाँ पे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट जो है, यहाँ पे यह एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है और इन्होंने जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। यहाँ पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में जो है इन्होंने अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में ये एक अभियान चलाया इन्होंने, और अमेरिका के डाल्टन नामक शहर में, डाल्टन प्लान के नाम से आप लोग सुनते होंगे, अमेरिका का डाल्टन एक शहर है, यहाँ पे बच्चों की एक यूनिवर्सिटी बनाई और उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने
बच्चों के फ्रीडम के ऊपर काम किया, बच्चे के सीखने के ऊपर काम किया, और जो परंपरागत जो विधियां थी उसको तोड़ने का कोशिश किया। और उस तोड़ने में उन्होंने जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, जो टीचरों का वर्चस्व था, उसको इन्होंने तोड़ा। हेलेन पार्खस से सवाल पूछा गया है सीटीईटी के एग्जाम में कि यहां पे स्कूल के अंदर जो है बच्चे को सीखने सिखाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि स्कूल में एक लाइब्रेरी हो। एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है। कोने में बच्चे के लिए एक अलमारी भी रखी हो, बच्चा जो है अपने जरूरत की सामान उस अलमारी से प्राप्त कर सके। बच्चा जो है उसको खेलने के लिए जगह होनी चाहिए स्कूल में, जहां पे वो खेल सके, एकदम फ्री होकर के वो सीख सके। ये सारी चीजें ये किस चीज का संकेत करती है? अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को संकेत करती है, या बाल केंद्रित शिक्षा को संकेत करती है कि बच्चा जो है अब बाल केंद्रितता के हिसाब से सीखेगा, और ये बाल केंद्रितता जो है उसके अधिगम को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा, उसके अधिगम को बेहतर करेगा। आई होप कि आपको यहां पे ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, यहां पे अगला पॉइंट है हेलेन पार्खस के बारे में एक फैक्ट देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। हेलेन पार्खस, यहां पे इनका जन्म 8 मार्च 1888 को हुआ था, और इनकी डेथ जो है 1 जून 1973 को हो गया था। घबराइए मत, ये पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी बनने जा रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में बीएड, एमएड कर रहे हैं, आप और भी काम करना चाहते हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या पता कहीं सवाल पूछ ले, सीटेट और टेट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे तब तक ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपसे टकराते ही रहेंगे। यहां पे देखेंगे साथियों, एक अमेरिकी शिक्षक थी, ये लेखक थी और एक व्याख्याता, डाल्टन योजना के प्रवर्तक के तौर पे जानी जाती हैं, और डाल्टन स्कूल के संस्थापक और चाइल्ड वर्ल्ड विद हेलेन पार्खस के मेजबान थे। इन्होंने बच्चों की यूनिवर्सिटी डाल्टन नामक शहर में बनाई, वहीं पे अपना प्रोजेक्ट चलाया था। आगे चलते हैं साथियों, यहां पे अगले पॉइंट पे, मारिया मॉन्टेसरी कौन नहीं जानता है? कोई भी जो लोग बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, बीएलएड करते हैं, जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, मॉन्टेसरी को कौन नहीं जानता है? मॉन्टेसरी को सभी लोग जानते हैं। मॉन्टेसरी जो है यह क्या थी, थोड़ा इनके बारे में एक बार देख लें। मारिया मॉन्टेसरी जो है यह इटली की थी, और 1870 में इनका जन्म हुआ था, 1952 में डेथ हुई थी। और ये इटली की चिकित्सक थी, शिक्षिका थी, जिन्हें शिक्षा के दर्शन के लिए जाना जाता है, और उनके नाम पर यहाँ पे वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र और उनका लेखन प्रारंभ हुआ। यहाँ पे मॉन्टेसरी जो प्लान है, आप लोग जानते हैं मॉन्टेसरी ने क्या इंपॉर्टेंट किया। इन्होंने जो है सेंसस के माध्यम से सीखने की बात बताई। सेंसस का मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों को प्रशिक्षित करने की बात कही। इनके स्कूल में कुछ इस तरह से बच्चे जाते थे जिसके कि उनके अलग अलग तरह की दिव्यांगता थी, विकलांगता थी, मतलब अलग अलग जो है, किसी के बॉडी पार्ट्स क्षतिग्रस्त है, किसी को दिखाई देने में प्रॉब्लम है, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने बोला कि अगर हम उस पर्टिकुलर इंद्रियों को प्रशिक्षित करें, अगर उन इंद्रियों को ट्रेनिंग दे दें, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कमजोर है, उसको जो है अगर हाथ की ट्रेनिंग दे दें, किसी का सुनाई नहीं देना, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, अगर उसके इंद्रियों को हम ट्रेन करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने लगे। यहां पे जो है ये मॉन्टेसरी का मुख्य प्लान था। अब इसका बाल केंद्रित शिक्षा से और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्या संबंध है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वह दिव्यांगता का शिकार है, डिसेबिलिटी का शिकार है, अगर उसको हम ठीक तरीके से प्रशिक्षण नहीं देते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन या इंटीग्रेशन के तहत उसको हम मौका नहीं देते हैं, अगर हम उसको बेहतर करने के लिए, अगर हम उसको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देते हैं, तो क्या वो बच्चा आगे जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब उसका अधूरा हो जाएगा प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग अधूरी हो जाएगी, उसकी लर्निंग अधूरी हो जाएगी, उसका जीवन अधूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक कार्य था जिसको मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। थोड़ा और आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से जो है एक बार समराइज कर दूं कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, थोड़ा उस पर बात कर ले, और फिर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज के करवाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे
सभी बच्चों को एक ऐसी शिक्षा का अधिकार है जो उन्हें आगे बढ़ने में, पूर्ण विकसित करने में मदद कर सके। ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का बहुत ही बड़ा जो है पार्ट माना जाता है। यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे अधिकारों की बात कही जाती है, राइट की बात कही जाती है, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, चाहे वो राइट टू लर्निंग हो, कुछ भी हो, मतलब राइट की सबसे पहली बात आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी लोग आरटीई की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं, आप सभी लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं। ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये राइट्स ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, जहां अधिकार है मतलब यहां पे उसके अधिकार को मिलना चाहिए। संविधान के अंदर भी हमारे कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को मिलना चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, पढ़ाई का अधिकार, मकान का अधिकार, एक साथ रहने का अधिकार, समाज में एक दूसरे से मेल जोल करने का अधिकार है। और हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, कर्तव्यों में दी गई है। तो सिर्फ अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी हैं। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों के अधिकार मिलने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि करीब करोड़ों बच्चे ऐसे जो डिसेबिलिटी के चलते स्कूल नहीं जा पाते, जो बच्चे अपने अधिकारों को नहीं ले पाते या स्कूल नहीं है उनके पास, तो यह अधिकारों का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे प्रत्येक बच्चा एक अद्वितीय और विशेष बच्चा होता है। यहां पे आप सभी लोगों को मैं स्पेशल नीड्स एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा। यहां पे स्पेशल एजुकेशनल नीड के बारे में, ये CWSN के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को ये पूरा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। जैसे पहले के जमाने में आप लोगों ने सुना होगा कि हम जो है एक शब्द का प्रयोग करते थे, विशेष बालक। विशेष बालक क्या होता था? एक ऐसा बालक जिसकी विशेष आवश्यकता है। बाद में एनसीईआरटी ने ऐसा सोचा कि यार ये विशेष बालक, तो ये शब्द जो है भेदभाव पैदा कर रहा है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, ये विशेष बालक शब्द का प्रावधान खत्म कर दिया। अब जो है विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बालक कर दिया। विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बालक क्या है कि सभी बालक अद्वितीय है। विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बालक, यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। विशेष बालक, विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बालक कौन होते हैं? स्पेशल एजुकेशनल नीड, इंग्लिश में भी आपको बता देता हूं। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे मेरे ही शब्दों को सुन लेंगे। स्पेशल एजुकेशनल नीड बोला जाता है। यहां पे जो है साथियों, विशेष का मतलब क्या होता है कि सभी बालक, मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें सभी बालक अद्वितीय होते हैं, सभी बालक यूनिक होते हैं, सभी बालक विशिष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबिलिटी वाला बालक है सिर्फ वही विशेष होगा। एक क्लास में मैं तो ये कहता हूं कि 50 बालक पढ़ रहे हैं, ये 50 के 50 बालक अपने आप में स्पेशल हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यूनिक है, सब बच्चे अद्वितीय है अपने आप में। हम क्लासरूम के अंदर इसी भावना से पढ़ाएं। ये भावना जो है यह आपकी चाइल्ड सेंटर्ड की भावना की तरफ ले जाती है, बाल केंद्रितता की तरफ ले जाती है। सभी बालक अपने आप में अद्वितीय है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। और आपके सीटेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में हर बार यह सवाल पूछा जाता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किसको महत्व देती है? तो वह विविधता का स्वागत करती है। वह क्या करती है? डाइवर्सिटी का स्वागत करती है। वह उसका जश्न मनाती है। कई बार जश्न शब्द सुन के लगता है कि कोई पार्टी वार्टी होने वाली है क्या? जश्न का मतलब सेलिब्रेट करना होता है। विविधता को सेलिब्रेट करती है, मतलब कि एक क्लास है, वहां पे अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, और सभी लोग को सम्मान करना है, सभी लोगों को जो है महत्व देना है। ये जो है जश्न मनाना होता है। ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पे देखेंगे साथियों, अब जो है सभी बच्चों को एक ऐसी शिक्षा का अधिकार है जो उन्हें बढ़ने में, पूर्ण रूप से विकसित होने में मदद करे। अब यहां पे जो है बच्चे को मदद करे, मतलब उसकी फुलेस्ट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करे। और आप सभी लोग जानते होंगे साथियों, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने बताया था ना, 2020 जो है, ये जो है बच्चों के फुलेस्ट डेवलपमेंट की बात करती। आप सभी लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है अलग अलग चैप्टर में मैं शामिल करके पढ़ाऊंगा, अलग से भी बताऊंगा, ताकि इससे जितने भी सवाल बन सकेंगे, आपके कोई सवाल गलत नहीं होने वाले हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
यहां पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बच्चे के 360 डिग्री की बात करता है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है, बच्चे के 360 डिग्री विकास की बात करता है, मतलब ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करता है। यहां पे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वह बच्चे के व्यवहारिक समझ की ऊपर आगे जा रही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह भी जो है चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग को महत्व दे रही है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को महत्व दे रही है। और आजकल तो जो एनसीईआरटी जिस तरीके से आगे बढ़ रही, फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम लॉन्च हो गया है, एनसीएफ 2022 जो है यह आ गया है बच्चों का। और केंद्रीय विद्यालय के अंदर यहाँ पे करीब 50 स्कूलों के अंदर इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। किस तरह से बालवाड़ी वाला बच्चा सीखेगा, किस तरह से खेल खेल में सीखेगा। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आप लोग यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के स्कूलों में भी देख सकते हैं और पूरे देश में भी इसको लागू करने की बात चल रही है, जल्दी लागू हो जाएगा। और भी जो करिकुलम है वो हमारे आने वाले सरस्वती पूजा मतलब 2023 मार्च तक जो है स्कूल का पूरा करिकुलम तैयार हो जाएगा। आप लोगों को इस क्लास में करिकुलम जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, चाहे एनसीएफ है चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे रिलेटेड इस क्लास में सारी क्लैरिटी हम देते रहेंगे। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक कोई पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे आप लोगों को बता दें प्रत्येक बच्चा एक अद्वितीय और विशेष है, यह हमने कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो है अपनी शिक्षा और विकास में सक्रिय भागीदार होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक्टिव मतलब कि बच्चे को जो है खुद सीखने के लिए एक्टिव होना चाहिए। बच्चा अगर सक्रिय होकर सीख रहा है मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रिय है। और जब हम सक्रिय होते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। वैसे भी मैं आपको एक्टिव और पैसिव लर्निंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। एक है एक्टिव लर्निंग यहाँ पे और एक होती है हमारी पैसिव लर्निंग। आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा हम किस में सीखेंगे? जब हम एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा सीखते हैं। क्लासरूम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या है? एक्टिव लर्निंग होती है। अब पैसिव लर्निंग का उदाहरण मैं बता दूं, पैसिव लर्निंग क्या होती है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा एक्टिव और पैसिव लर्निंग क्या होती है। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है, मान लीजिए आप सोए सोए टीवी देख रहे हैं, आप सोए सोए मोबाइल चला रहे हैं, सीख तो बहुत कुछ रहे हैं, पूरा फेसबुक देख रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप सोए सोए किताब पढ़ रहे हैं, सीख तो यहां पे भी रहे हैं लेकिन पैसिव तरीके से। आजकल तो जो है टिकटॉक है, शॉर्ट वीडियो है, बस सोए सोए बेड पे सोए सोए देखते रहिए। बच्चे बहुत देखते हैं आजकल। और क्या है? ये पैसिव लर्निंग, जो नहीं सीखना चाहिए वो भी सिखाया जा रहा है जबरदस्ती। सारे यूट्यूब बनाने वाले, सारे शॉर्ट बनाने वाले, सारे जितना भी सोशल मीडिया वो हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भर रहा है। उसमें कचरा भी भर रहा है, उसमें अच्छी चीजें भी भर रहा है, लेकिन बच्चे को क्या पता कि वो कौन सी चीज ले रहा है। तो ये पैसिव लर्निंग है साथियों। तो हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे बच्चे शिक्षा के विकास में सक्रिय भागीदार होते हैं। निर्देशात्मक अध्यापकों के नियोजन और कार्यान्वयन में बच्चों के विचारों, प्राथमिकताओं और सीखने की शैलियों और रुचियों पे विचार किया जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी की बात आती है कि बच्चा जो है अपनी प्रेफरेंस, अपने स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सीखेगा, अपने अनुसार चलेगा। इस तरह के इंस्ट्रक्शन का हम ध्यान देते हैं क्लासरूम के अंदर। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे, सार्थक सीखना, लर्निंग मीनिंगफुल हो। एनसीएफ में सबसे ज्यादा बात कही जाती है लर्निंग कैसी होनी चाहिए। लर्निंग अर्थ निर्माण करने वाली होनी, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चा कुछ खुद से अर्थ का निर्माण कर रहा है, ना कि जबरदस्ती हम उसको रटवा रहे हैं। यह रटने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, अर्थपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। रोट लर्निंग से हमें दूर भागना है। साथियों, यहाँ पे बच्चे को सीखने के लिए उसको मोटिवेट करना है, उसको अवसर देना है और यहाँ पे एक अनुकूल वातावरण या चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है स्कूल के अंदर बनाना है जहां बच्चा सीख सके। साथियों, यहाँ पे जो है एनसीएफ के अंदर जो मेजर शिफ्ट हुआ है 2005 वाले एनसीएफ में, जो पुराने एनसीएफ थे या पुराना शिक्षा की पद्धति थी, उसको हटा के नया शिफ्ट आया। नया जो परिवर्तन आया उसमें क्या क्या आया? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए जो बेहतर बात कही गई उसमें शिक्षार्थी केंद्रित
लचीली प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दिया गया। मतलब लर्निंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, शिक्षार्थियों में स्वायत्तता का विकास होना चाहिए, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चा खुद से कर सके, खुद से सीख सके, इसका विकास होना चाहिए। समर्थन यहाँ पे प्रोत्साहित करता है, सीखने में जो है बच्चे को मदद करता है, मतलब यहाँ पे बच्चे को हेल्प करना चाहिए। और सीखने में यहाँ पे जो है बच्चे को किस तरह से स्कैफोल्डिंग देना चाहिए, किस तरह से दूसरों को मदद करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे सामाजिक संदर्भ में सीखना होना चाहिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और ज्ञान के रूप में विकसित होता है। यहाँ पे ज्ञान जो है बच्चा खुद से जो है विकसित करता है, खुद को अपने ऊपर लेते हुए, या जो ज्ञान है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। आगे आते हैं साथियों, अब थोड़ा और आगे यहाँ पे जो है अगले पॉइंट पे क्वेश्चन ले लेते हैं, आज के प्रश्नों को ले लेते हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और आप सभी लोग फिजिक्स वाले का भी जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर, जहां पे आपको प्रैक्टिस कराया सेशन मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, वो जरूर आप वहां पे जो है ऐप से ले लेंगे। क्वेश्चन है साथियों, जॉन डीवी के द्वारा लैब विद्यालय के उदाहरण क्या माने जाते हैं। यहाँ पे लैब स्कूल क्या होते हैं भाई, सामान्य विद्यालय होते हैं, जनरल स्कूल होते हैं, या प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव स्कूल होते हैं, या पब्लिक विद्यालय होते हैं, या फैक्ट्री स्कूल होते हैं। साथियों जॉन डीवी ने अमेरिका के अंदर जो है प्रोग्रेसिव मूवमेंट को शुरू किया था, सभी लोग जानते हैं। प्रोग्रेसिव मूवमेंट में जो है जॉन डीवी ने क्या किया, बच्चों के फ्रीडम के ऊपर काम किया। बच्चा फ्री होकर के सीखेगा, स्वतंत्र होकर के सीखेगा, और अपने अनुभवों के साथ सीखेगा। जॉन डीवी का ये जो है एक्सपेरिमेंट अमेरिका के अंदर चला, जिसको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्कूल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे बी वाला आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पे जनरल स्कूल की बात नहीं कही गई थी, पब्लिक स्कूल की भी बात नहीं थी। अच्छा, फैक्ट्री स्कूल के भी नाम कई बार आते हैं। फैक्ट्री स्कूल भी जो है एक ऐसा प्रयोग था जो जॉन डीवी का नहीं था, बल्कि इसके ऊपर काम किया गया था कि स्कूल को एक फैक्ट्री की तरह माना गया, कि फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्शन होता है, हम कुछ तैयार करते हैं रॉ मटेरियल, वैसे ही हम इस फैक्ट्री के अंदर बच्चों को तैयार करते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक ने दिया। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, यहाँ पे डार्विन है, स्किनर है, जॉन डीवी है, या एरिक्सन है। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को देने वाले कौन से यहाँ पे विचारक हैं। डार्विन नहीं होंगे। डार्विन जो है यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी देते हैं, सर्वोत्तम की आजीविता, मतलब दुनिया में वही जीवित रहता है जो मजबूत है। इसके साथ साथ स्किनर लर्निंग की थ्योरी देते हैं, और जॉन डीवी जो है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, और एरिक्सन जो है साइको सोशल थ्योरी से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे सी वाला ऑप्शन सही आंसर है। अगले सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाल केंद्रित कक्षा में बालक सामान्यतः किससे सीखते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, ग्रुप के अंदर सीखते हैं, शिक्षक से सीखते हैं, या वैयक्तिक और सामूहिक दोनों तौर पे सीखते हैं। यह हमेशा कई बार ये सवाल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पर्सनली सीखते हैं। पर्सनली भी सीखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ग्रुप में भी सीखते हैं, ये भी सही आंसर है। अब यहाँ पे चूंकि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम दोनों के साथ जाएंगे, डी वाले आंसर के साथ जाएंगे। मुख्यतः शिक्षक से सीखते हैं, ये वाला सही आंसर नहीं माना जाएगा, इसका सही आंसर डी है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पे आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना गया है, नेसेसिटी एंड मोटिवेशन को माना गया है, रुचि और प्रयास इंटरेस्ट एंड एफर्ट को माना गया है, व्यक्तिगत भिन्नता और रुचि को माना गया है, या इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो साथियों आवश्यकता और अभिप्रेरणा भी जरूरी है। यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के अंदर हमारी आवश्यकताएं और हमारी अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। अगर देखें रुचि और प्रयास, इसको भी महत्व दिया गया कि बच्चे की अपनी रुचि और उसके अनुसार प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता एवं रुचि, ये भी सही है। हमारे अंदर बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और हम अपने व्यक्तिगत भिन्नताओं के रुचियों के अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ए और बी जो आंसर है ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, जो सी वाला लेवल है ये सबकी बात करता है,
ग्रुप की बात करता है, समूह की बात करता है और अपनी बात करता है। यहां पे जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे जल्दी से एक सवाल और लूंगा और फिर सेशन को वाइंड अप करूंगा और ये लास्ट सवाल होगा। यहां पे देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा किस तरह के कथन से संबंधित माना जाता है। ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव सहयोग से उत्पन्न होता है, या परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, या अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण में प्रवीणता के सीधे मार्ग पर चलता है। प्रगतिशील शिक्षा में आप देखेंगे तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और हमारे सहयोग से पैदा होता है। मानदंड संदर्भित का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस हम टेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। क्राइटेरिया रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पास होने के लिए 33% चाहिए, 60% चाहिए, ये क्राइटेरिया रेफरेंस होता है। तो ऐसा कोई बात प्रगतिशील शिक्षा में नहीं है। शिक्षा और सूचना ही सिर्फ हो हमारे पास, ऐसा भी प्रगतिशील शिक्षा में नहीं होता है। और एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के सीधे मार्ग पर चलता है, सिर्फ सूचना का एकत्रीकरण भी नहीं होता है। इसका जो बेस्ट आंसर है वो ए बनेगा, ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो साथियों, आई होप कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, प्रगतिशील शिक्षा और यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। आई थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्लास को एंजॉय किया, क्लास को अच्छे से सीखा, और आप सभी लोग यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे बता दो, फिजिक्स वाले के ऐप पे आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। फिजिक्स वाले के ऐप में टीचिंग वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। पीआरटी टीजीटी के लिए और टेट सीटेट के लिए सभी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेशन को समाप्त करने के पहले आप सभी लोगों को एक मंत्र दोहरा देता हूं, फिर सेशन को समाप्त करूंगा। आप सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के ऊपर काम करते रहें। आपकी सफलता मेरी सफलता है, ऐसा मैं मानता हूं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय साथियों, सी यू।